डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स की जाती है और किस तरीके से ABC यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है मटेरियल या इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और भी है जिसमें हम मटेरियल कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है वेड एनालिसिस, जिसे कहा जाता है वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्पेयर्स है, जो हमारे यहाँ औजार होते हैं, नॉर्मली मशीन के पुर्जे जो होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए हम वेड एनालिसिस करते हैं। तो वेड एनालिसिस में वी का मतलब है वाइटल, यानी वो पुर्जे रखे जाते हैं वी कैटेगरी में जिनके बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। जैसे अगर आपका मशीन से काम हो रहा है तो उसकी निडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे वो पार्ट इसके अंदर लिख लेंगे जिसके अंदर वो वाइटल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉस्टली भी है और नेसेसरी भी है प्रोडक्शन के लिए, तो वो वाइटल पार्ट में आ जाता है। उसके बाद है इसेंशियल। इसेंशियल में हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी एब्सेंस होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस एक तरह से स्लो हो जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसी सामग्री को हमें रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारी उत्पादन की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, इसलिए वो इसेंशियल है। और तीसरा पार्ट में हम रख देते हैं उन पुर्जों को जो डिज़ायरेबल है, यानी डी, जिनके नहीं होने से उत्पादन पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट से देखें तो ऐसे में हमारी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए इनको रखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे पुर्जे होते हैं उनके लिए, जैसे स्टॉक के लिए ABC एनालिसिस करते हैं, जो इसेंशियल मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होता है उसके लिए तो हम ABC एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए VED या वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल का एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा कंट्रोल हमें वाइटल वाले पे करना है, ज़्यादा मंगा के रखना है वाइटल वाले को, इसेंशियल को भी अपने स्टॉक में रखना होता है और डिज़ायरेबल को पहले से स्टॉक में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़े तब हम मंगा सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एक तरह से एनालिसिस करते हैं वो होता है कि सामग्री हम कितना रखेंगे। उसके लिए हम एक चीज़ जैसे स्टॉक लेवल्स डिसाइड करते हैं, पर स्टॉक लेवल डिसाइड करते समय हमें एक बार उसका स्टॉक का जो हम रखने जा रहे हैं उसका FS&D एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। FS&D का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, पहले मटेरियल का टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। और मटेरियल टर्नओवर का मतलब, रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई सामग्री जो आई है वो साल में कितनी बार हमें बार बार मंगानी पड़ी, यानी उसका कितना ज़्यादा यूज़ हुआ, उसका रोटेशन कितना चला है। तो कुछ सामग्री ऐसी होती है जो बहुत ही शीघ्र या तेज़ी से जिसका प्रयोग होता है तो वो फास्ट मूविंग हो जाता है, इसलिए F का मतलब फास्ट है। S का मतलब है वो सामग्री जिसका प्रयोग धीरे धीरे होता है, तो जब धीरे धीरे यूज़ होता है तो हमें स्टॉक में F के बराबर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका थोड़ी क्वांटिटी कम मंगाई जा सकती है। N का मतलब है नॉर्मल, यानी नॉर्मली जिसका टर्नओवर नॉर्मल होता है, जो F और S के एक तरह से बीच की स्थिति होती है वो नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल कैटेगरी में जो मान होगा वो F से कम होगा लेकिन S से ज़्यादा होगा। और डेड या डॉर्मेंट, जिसे D से हम यहाँ पर सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा माल जो ऑब्सोलेट हो गया है, ऐसी सामग्री जिसका शायद ही कभी प्रयोग होगा, जिस स्टोर का जिसका टर्नओवर बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम FS&D या FNSD एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें हम कंट्रोल करना चाहेंगे हमारे जो अप्रचलन है, ताकि ऐसा माल हम बाद में मंगाएं ही नहीं। तो जो अप्रचलित माल अभी हो गया है उसके बारे में तो आपको ऑर्डर देने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो फास्ट मूविंग है उसको आपको पूरा स्टोर में रखना चाहिए। उसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा और मंगाने का प्रोसेस भी हमें जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तो स्टॉक के जो लेवल्स डिसाइड करते हैं, उन रेशियोज़ को डिसाइड करते समय सबसे पहले हम मटेरियल का टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, और जिस मटेरियल का टर्नओवर रेशियो फास्ट आएगा उसे सबसे जल्दी से हमें मंगाना होगा, जिसका नॉर्मल आएगा उसको ठीक ठीक रखना है, और जो स्लो मूविंग है उसे बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं रखना है। और डॉर्मेंट को तो एक तरह से हमें अब मंगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले का जो मंगाया हुआ है वो ही हमारे पास पर्याप्त रखा हुआ है, हो सकता है वो भी कभी यूज़ नहीं हो। तो इस तरह से जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम ABC एनालिसिस कर सकते हैं, वेड एनालिसिस कर सकते हैं, FS&D एनालिसिस कर सकते हैं। एक टेक्निक मैंने आपको और बताई थी कि हम जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब जो माल हमारे यहाँ आ गया है, जो माल हमने स्टोर में लाके रख लिया है, अब ये जो लाया हुआ स्टोर में माल है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके पास आता है। ये एक ही स्लाइड है जो आपके हर तरह के प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होगी, जिसमें हमें क्या करना होगा, जब माल हम एक्चुअली जब स्टोर में लाके रखते हैं
तो हमने माल खरीद लिया, मटेरियल रिक्विजिशन नोट हमने बनाया और माल खरीद के प्रोडक्शन पे डायरेक्ट नहीं भेज के हम स्टोरेज करते हैं और जिस जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी वो स्टोर में से इशू किया जाता है। अब प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम आती है कि जो माल स्टोर में रखा हुआ है, अब जब प्रोडक्शन के लिए इशू होगा तो वहाँ एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी रेट कभी चेंज ही नहीं होती है, तब तो ये पूरा का पूरा स्लाइड्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा से आप 10 रुपये में माल मिलता था, पूरे साल भर वो 10 रुपये में ही मिलता रहेगा, तब तो यहाँ पर मटीरियल इशू से रिलेटेड जो मैथड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्मली हर चीज़ में ऐसा होता है कि प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन या वेरिएशन होता है। हो सकता है जो चीज़ कल आपको 10 रुपये मिली हो आज 10 रुपये 50 पैसे में मिले, या 11 में मिले, या 12 में मिले, तो हर दिन प्राइसेस में वेरिएशन होता है। तो जो माल हम स्टॉक में मंगा के रखते हैं वो भी ऐसा तो नहीं है कि सारा एक साथ ही मंगा लिया। हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग माल मंगाते हैं। तो हो सकता है किसी दिन माल 10 रुपये वाला आया हो, किसी दिन 10 रुपये 50 पैसे में आया हो, या 11 रुपये में आया हो, या हो सकता है 9 रुपीज़ 50 पैसा में ही आ गया हो। तो जो वेरियस कोस्ट पे माल आया हुआ है, अब आपने स्टोर में लाके उसको रख तो दिया है स्टोर में, वहाँ पे आपने उसकी अकाउंटिंग तो कर ली है, लेकिन अब अल्टीमेटली वो जो स्टोर है उसकी कॉस्ट कहाँ चार्ज होनी है, जो माल खरीद लिया उसकी कॉस्ट कहाँ चार्ज होनी है, जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है। अब अगर हम एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे प्रोडक्शन की एक ही साइड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई कितने में भी आया हो सारा का सारा अल्टीमेटली उस प्रोडक्शन पे ही लगना है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम 3-4 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी प्रोडक्शन की 2-3 साइड होती है, आप प्रोडक्ट ए भी बनाते हो, प्रोडक्ट बी भी बनाते हो, प्रोडक्ट सी भी बनाते हो, उसकी 3-3 क्वालिटी आप बनाते हैं। तो ऐसे में जब स्टोर से ए को माल जाए तो क्या रेट लगाएं, बी को माल जाए तो क्या रेट लगाएं, या सी को माल जाए तो क्या रेट लगाएं, वो एक कंसेप्ट हमारा यहाँ पर बनता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कितना लगाएं। ये हमारा रिश्तेदार है, जान पहचान वाला मैनेजर है, उससे अच्छी पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी तो सारी कॉस्ट जो जैसे 9 रुपये 50 पैसे वाला लगा ले जो माल है, और जो जिससे लड़ाई होती है उस पर हम ज़्यादा वाली रेट वाला लगा लें, ऐसा तो नहीं चल सकता है। हमें एक पूरा का पूरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एक सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मेथड्स हैं वो है, क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि मटेरियल इशू का वैल्यूएशन कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पर 2 तरह की बेसिकली मेथड है। जो कुछ मेथड्स हैं वो हमारी जो माल खरीद के लाए हैं उसकी जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड है, तो उसे कॉस्ट प्राइस मेथड कहा जाता है। और कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो हम डिराइव कर लेंगे कि ठीक है कॉस्ट पर तो बेस्ड है, लेकिन उनमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, तो उसे डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट प्राइसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ कि मटेरियल वैल्यूएशन के लिए, मटेरियल के इशू का वैल्यूएशन के लिए हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे फीफो मेथड कहा जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ किया जा सकता है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ किया जा सकता है। पर्टिकुलरली हम स्पेसिफिक प्राइस मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक बेस स्ट्रोक मेथड भी होता है, एक हीफो या नीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मैंने आपको बताया वो हीफो हो गया, और नीफो हो गया नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है कॉस्ट पर बेस्ड जो है, उनमें हम सिंपल एवरेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और वेटेड एवरेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमें प्रैक्टिकल हमारा पार्ट बनेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जब स्टोर से माल इशू करते हैं तो हम सबसे पहले तो स्टोर लेज़र बनाएंगे। जो स्टोर लेज़र हम बनाएंगे उसके अंदर उसका एक फॉर्मेट होगा जिसमें हम पूरा डिटेल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर क्या है और कितना यूनिट्स हम की डिटेल लिख रहे हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल इस प्रोडक्ट का क्या है, या रीऑर्डर लेवल क्या है। ये एक तरह से स्टोर लेज़र का बेसिक, जो लेज़र जैसे हमारी बनती है वही डेबिट क्रेडिट साइड वाला होता है ना, वैसा ही यहाँ पे एक फॉर्मेट हम बनाएंगे। और स्टोर लेज़र में जब एंट्रीज की जाएगी तो हमने कुल मिला के माल खरीदा था, जिस जिस डेट पे खरीदेंगे उसकी एंट्री हम रिसीट साइड पे करते चले जाएंगे। और ये जो मैं मेथड आपको बताऊंगी, इस मेथड से हम इशू वाला कॉलम फिल करेंगे। रिसीट वाले कॉलम को तो फिल करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिसीट वाला कॉलम तो क्या होगा, जो हमारा सेलर है उससे जिस इनवॉइस पे माल बन के आया होगा, जिस रेट पे माल खरीद के आएंगे उसको रिसीट में लिखना है। जैसे सपोज कीजिए आपने 500 यूनिट्स खरीदी, 10 रुपये की रेट में खरीदी, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 10, वो रिसीट 5000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपने 11 रुपीज़ में खरीदी तो 11 से रेट लगा लीजिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो मेथड्स आपको बताऊंगी, इनसे हम जो डील करेंगे वो यही होगा कि हम इशू वाला कॉलम इन मेथड्स को यूज़ करते हुए फिल करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जैसी होगी, हर एक संस्था अपने हिसाब से मेथड को यूज़ कर सकती है। प्रैक्टिकल के लिए वैसे नॉर्मली 4 मेथड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको आज ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ होता है।
प्रैक्टिकल आता है कई बार। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ होता है, बाकी ये थियोरेटिकली आते हैं। जो नेक्स्ट 4 हैं, जिसे हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सिर्फ मीनिंग पूछ लेते हैं आपको कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन कि स्पेसिफिक प्राइस मेथड या बेस स्ट्रोक मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय बेस स्ट्रोक मेथड, या व्हाट इज़ नीफो मेथड, ठीक है। तो ये 4 मेथड नॉर्मली प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन शुरू के 2 मेथड प्रैक्टिकली आपके यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि हम कैसे इशू वाला कॉलम फिल करेंगे। तो 2 मेथड तो इसमें कॉस्ट प्राइस मेथड्स में से फीफो और लीफो मेथड, और नेक्स्ट जो मेथड है सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये 4 मेथड हैं जो प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बनता है वो न्यूमेरिकल स्टॉक लेवल्स का बन सकता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल का जो प्रैक्टिकल बनता है वो बनता है। प्रैक्टिकल बनता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले पॉइंट में से, और तीसरा न्यूमेरिकल जो बनता है वो आपका वैल्यूइंग मटेरियल इशू के जो मेथड्स हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो ये 4 तरह के मेथड है, बहुत प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद कल मैं आपको बताती हूँ कि क्या मेथड है फीफो, लीफो, ये मेथड्स क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।